हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंसिडेंट्स के बारे में और कुछ मूवमेंट्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में और हमारे आज़ादी के स्ट्रगल में, हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में। और एक ऐसा इंसिडेंट जो दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट क्या था उसके बारे में जानेंगे और कुछ मूवमेंट के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से जो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, आपको पूरा जो है समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब वो जो इंसिडेंट था वो था जलियांवाला बाग मसैकर इंसिडेंट। अब क्या हुआ देखते हैं। जैसा हम सबको पता था, हमने इसके पहले वाली वीडियो में बात की थी, एक एक्ट पास हुआ था, कानून पास हुआ था। कौन सा कानून? रॉलेट एक्ट पास हुआ था। उसके खिलाफ क्या हो रहा था? सत्याग्रह हो रहा था। कहाँ हो रहा था? पूरे भारत देश में हो रहा था। लेकिन एक मूवमेंट एक जगह पे बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। बहुत मतलब गुस्से में लोग वहां पे थे और वहां पे मतलब एक तरीके से जो एनर्जी थी ना उस मूवमेंट की, वो एक अलग ही लेवल की थी। और वो था आपका प्रोविंस ऑफ पंजाब। पंजाब में जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, जो लोग ने जिन लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेशन लिया था, वो उस लेवल का था कि मतलब ब्रिटिश डर गए थे एकदम। ब्रिटिश की हालत खराब हो गई थी। किसके खिलाफ? कौन से कानून के खिलाफ? रॉलेट एक्ट। क्या था आपका रॉलेट एक्ट? ऐसा एक्ट बनाया था ब्रिटिश ने कि बिना किसी वारंट के, बिना किसी ट्रायल के वो किसी भी इंडियन को क्या कर सकते हैं? अरेस्ट। अब क्या हुआ? अब जो अमृतसर है इस मूवमेंट का, वो एक मेन सेंटर बन गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? लोगों को दबाना चालू किया, अपना मतलब जो सप्रेशन है वो स्टार्ट किया। अब इनका जो ये कोशिश था कि यार जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिससे हमको मतलब नुकसान हो रहा है, वो कैसे भी करके दब जाए। और इसके लिए मतलब वो काफी कोशिश कर रहे थे। अब इसमें एक इंसिडेंट होता है, ध्यान देना। अब जो गांधी जी हैं, गांधी जी को पंजाब में आने नहीं दिया गया क्योंकि गांधी जी लीडर थे और गांधी जी के आने से लोगों में जज्बा और बढ़ जाता, लोग और ज्यादा इंस्पायर हो जाते और ज्यादा मोटिवेट हो जाते। तो गांधी जी को रोक दिया, पंजाब में नहीं आने दिया। उसके बाद जनरल डायर ने जो है एक बैन इशू किया पब्लिक मीटिंग्स पे कि अमृतसर में कहीं पे कोई भी जो है पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता। ये उस समय वहाँ के जनरल थे, जनरल डायर। और बहुत सारे जो वहाँ के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे डॉक्टर सत्यापाल, डॉक्टर किचेलू, इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया पहले से ही। और बताया गया कि मतलब ये जो है अमृतसर हड़ताल केस में जो है इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उस बेसिस पे इनको क्या कर लिया गया? अपना अरेस्ट कर लिया गया। अब एज अ प्रोटेस्ट, मतलब एक प्रोटेस्ट की तरह इसके खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? बैसाखी का दिन रहता है। हम सबको पता है बैसाखी का दिन एक त्योहार की तरह होता है सिख भाइयों को। और जो लोग रहते हैं अमृतसर के, वो एक जगह पे जो है इकट्ठा हो जाते हैं जलियांवाला बाग में। जनरल डायर ने पब्लिक मीटिंग मना किया था, लेकिन ये जो उनके त्योहार का दिन था, वो एक बाग में सिर्फ शांति से इकट्ठे हुए थे। ठीक है, कुछ लोग जलियांवाला बाग में शांति से मतलब पीसफुली इकट्ठे थे सिर्फ साथ में। तो जब ये बात जनरल डायर को मालूम पड़ी, तुरंत वो अपनी आर्मी के साथ, अपने आर्म फोर्स के साथ वहां पे पहुंचे और उस प्लेस को हर जगह से, हर साइड से बंद कर दिया। एक सिर्फ छोटा सा गेट खुला था। जनरल डायर उसकी आर्मी जो पूरी पोजीशन में आ जाती है। जो बचा हुआ गेट था उसको भी जो है बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बिना कोई नोटिफिकेशन दिए जो इनोसेंट इंसान, जो इनोसेंट लोग थे, डिसआर्म्ड इनोसेंट लोग थे, उनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, कोई हथियार नहीं थी, निहत्थे से बेचारे, उन पे जो है सोल्जर को अपने ऑर्डर दे दिया कि फायर करो। 1660 राउंड फायर किए गए जब तक उनकी बंदूकें की गोली खत्म नहीं हो गई। जब तक उनकी जो बंदूक है वो कमजोर नहीं हो गई, तब तक जो है वो गोली चलाते रहे, लगातार जो है फायरिंग करते रहे। और इसमें जो है करीब 400 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। मैन वुमन उनमें दोनों रहते हैं। बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। ये फायरिंग के बाद जैसे ये इंसिडेंट होता है, वैसे ही तुरंत पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा देते हैं। अब जिसको चोट आई होती है, जो बहुत बुरी तरीके से मतलब घायल रहता है, वो भी बेचारा हॉस्पिटल नहीं जा पाता है। जो इंजर्ड है उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है। इतनी प्रॉब्लम में थे उस समय पंजाबी लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे अमृतसर में, जलियांवाला बाग में, कि अब क्या पता है। पूरे पंजाब में जो है मिलिट्री लॉ इन्फोर्स कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि ये इंसिडेंट के बाद पंजाब का हर इंसान पागल हो गया था। सब में यह था कि अब कुछ भी हो जाए तो ब्रिटिश को सबक सिखा के रहना है, क्योंकि यार कितने मासूमों की जान चली गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ पूरी ब्रिटिश आर्मी अपना बंदूक लेके खड़ी है, दूसरी तरफ बेचारे आम इंसान जो मर गए। इन्होंने मतलब एक होता है ना कि इंसान वार्निंग देता है कि आप चले जाओ वरना हम ये कर देंगे। बिना कुछ वार्निंग दिए, बिना कुछ नोटिफाई किए तुरंत जो है फायरिंग स्टार्ट कर दी। ये इवेंट जो है एक तरीके से मतलब मॉर्निंग डे माना जाता है हमारे इतिहास का। बहुत ये दुख वाला इवेंट था। ये दिन बहुत दुख वाला दिन था। आज भी जो है इतिहास में लोग इसको याद रखते हैं जलियांवाला बाग मसाकर के नाम से। और उसके बाद जो जनरल थे हमारे माइकल डायर, जो गवर्नर थे पंजाब के, वही रिस्पॉन्सिबल थे इस मसाकर के लिए पूरे इंडिया में। अब इस एक्ट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट चलता है
कि इनको जो है हम इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इस प्रोटेस्ट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल मिला होता था। उस समय क्या होता था, जो बहुत बड़े व्यक्ति थे या जो कोई अच्छा काम करता था समाज में, उनको टाइटल दिया जाता था। उसी तरह जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके, उनको टाइटल दिया गया था सर का। उन्होंने जो अपना टाइटल था सर का वो रिटर्न कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये इंसिडेंट के बाद में इंडियंस ने डिमांड किया कि इस मसैकर का इंक्वायरी चाहिए हमको। और इस वजह से जो ब्रिटिश ने एक अपनी कमेटी अपॉइंट की, जो थी आपकी हंटर कमीशन। ठीक है, तो ये पूरा था आपका जलियांवाला बाग मसैकर। वेरी सैड मोमेंट ऑफ अवर हिस्ट्री, बहुत मतलब सैड मोमेंट है हमारी हिस्ट्री का, बहुत दुखदायक मोमेंट है। ऐसा जो इंसिडेंट है, इतना बुरा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ओपन फायर कर दिया हो कुछ नियत लोगों पे। तो ये था आपका जलियांवाला बाग मसैकर, इसको याद रखना, ये कहानी को याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले मूवमेंट की तरफ। अब ये है आपका खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था जानते हैं उसके बेसिक से। अब जितने भी मुस्लिम थे पूरे वर्ल्ड में, वो जो है एक रूलर थे हमारे टर्की के, उनको जो है अपना रिलीजियस लीडर मानते थे, अपने धर्म का जो लीडर है वो मानते थे। अब क्या हुआ, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो जो अपना टर्की जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ता है। टर्की का जो लीडर है उसको लोग क्या मानते थे, सारे मुस्लिम जितने थे पूरे वर्ल्ड के, वो उनको अपने रिलीजियस लीडर मानते थे। और जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो वो था टर्की के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश का और टर्की का। तो उस समय जो इंडियन मुस्लिम्स का जो सपोर्ट चाहिए था ब्रिटिश को इंडियंस का तो सपोर्ट चाहिए था, उसमें कुछ मुस्लिम्स भी थे। तो ब्रिटिश ने मतलब ये अश्योर किया, ये वादा किया कि हम जो है मतलब वॉर खत्म होने के बाद जो खलीफा का एम्पायर है हम उसको कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये किसने वादा किया, ब्रिटिश ने वादा किया। तो टर्की में कौन सा अंपायर था, आपका खलीफा का अंपायर था। तो उन्होंने मतलब वादा कर दिया कि भाई आप जो है हमारा साथ दो, आप हमारे साथ रहो, आप हमारे साथ लड़ाई करो, हम जो है खलीफा के अंपायर को थोड़ी भी जो है मतलब थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, थोड़ी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, इंग्लैंड अपने अश्योरेंस पे, अपने वादे पे दृढ़ नहीं रहता है, और इससे एक जो है मतलब गुस्से का सैलाब एक जाग उठता है सारे मुस्लिमों के बीच में। सारे मुस्लिम्स गुस्से में आ जाते हैं, मतलब एक तरीके से डिसकंटेंट क्रिएट हो जाता है मुस्लिम्स में। और उसके बाद जो इंडियन मुस्लिम्स है वो एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अपने खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। ओके, क्या बोलते हैं, खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी को भी लगा कि ये प्रॉब्लम जो है हिंदू मुस्लिम, ये जो मतलब मुसीबत आई, ये जो प्रॉब्लम आई, इसमें अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए, मिलके अगर सामना कर दिया इन दुश्मनों का, तो जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं मतलब अपना ध्यान जरूर इन हमारे मुद्दों पे, हमारे प्रॉब्लम्स पे लाएगी। ठीक है, और इस वजह से गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को, बहुत मतलब बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को। और खिलाफत कमेटी ने जो है एक्सेप्ट भी किया गांधी जी का प्रपोजल कि जो है हम नॉन कोऑपरेशन फॉलो करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है स्पेशली मतलब इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा देखी गई, हिंदू मुस्लिम जो है एक तरीके से मिलजुल के रह रहे थे, और ये सारी चीज़ें हुई आपकी खिलाफत मूवमेंट में। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, अब इसका पहले आप मतलब समझ लो। नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट करना किसी के साथ, और आगे नॉन लगा दिया मतलब नहीं कोऑपरेट करना। तो यही मूवमेंट था कि जो इंडियन से अब कोऑपरेट नहीं करेंगे, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। अब देखते हैं, ठीक है। अब जो कंसेप्ट था एनसीएम के पीछे, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे, वो ये था कि जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश की सरकार है, वो किस पे डिपेंडेंट है, सारे भारत के लोग पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है और कब तक डिपेंडेंट है, जब तक हम जो है उनसे कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है, जब तक हम उनसे कोऑपरेट करेंगे तभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट है। अगर हमने उनसे कोऑपरेट करना छोड़ दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकती, ये सबको पता था। तो ये महात्मा गांधी ने मैसेज जो है सारे लोगों को दिया इस मूवमेंट के थ्रू। अगर इंडियंस ने जो है पूरा नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है अडॉप्ट कर लिया, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने आप जो है कोलैप्स हो जाएगी, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इस इंटेंशन के साथ उन्होंने सारे लोगों को जो है, सारे जो मतलब भारत के लोग थे उनको मतलब मोटिवेट किया और बहुत जो है इंस्पायर किया उनको जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि उस समय लोग काफ़ी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, तो उनको जो है उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें लाना, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता था। उसके बाद 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है नागपुर में। ठीक है, अब वहाँ पे एक रिजोल्यूशन जो है पुट फोर्थ किया जाता है चित्तरंजन दास द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और वो जो है सारे जो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। और जितने भी रेंज होते हैं मूवमेंट के, वो जो है महात्मा गांधी के हाथ में दिया जाता है। मतलब पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, महात्मा गांधी की होती है।
और इस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम था वो ये था कि हम जो है मतलब बॉयकॉट कर देंगे, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज है वो बॉयकॉट कर देंगे, जितने भी गवर्नमेंट के कोर्ट्स हैं वो बॉयकॉट कर देंगे, मतलब हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? उनसे मतलब कोई कॉपरेशन नहीं रखेंगे, उनसे कोई नाता नहीं रखेंगे। फॉरेन गुड्स जो आते हैं हम वो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। हम जो है सिर्फ हमारे देश में जो हमारे किसान, जो हमारे आर्टिजन्स भाई, जो हमारे कलाकार भाई बना रहे हैं, हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस हम बॉयकॉट कर देंगे। इस तरीके से जो ब्रिटिश से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हम वो सारी चीज़ें क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और अगर हमने बंद कर दिया तो जो ब्रिटिश का एक तरीके से जो साथ है वो छूट जाएगा, और ब्रिटिश का साथ छूटेगा तो ब्रिटिश अपने आप क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब जो ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, अब इसका प्रोग्रेस देख लेते हैं। अब इस बैकग्राउंड में मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड था, इसमें जो है बहुत सारे लॉयर्स भी थे, काफ़ी एमिनेंट लॉयर्स भी थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। इन्होंने जो है कोर्ट को बॉयकॉट कर दिया बाय गिविंग अप देयर प्रैक्टिसेस, मतलब बोला कि अब जो है हमको कोर्ट में कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, अब हम कोर्ट में कभी नहीं आएंगे, हमने कोर्ट को बॉयकॉट कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था ब्रिटिश के लिए। और इसी समय स्कूल और कॉलेजेस के भी जो है बॉयकॉट किया जा रहा था, और बहुत सारे स्कीम्स भी निकाले जा रहे थे। अब बच्चे अगर स्कूल कॉलेजेस नहीं जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन तो चाहिए ना उनके पास, क्योंकि एजुकेशन देना भी बहुत ज़रूरी था इस टाइम पे। तो साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन को है मतलब चालू किया, और बहुत सारे नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बना दिया गया उस समय। और जो इलेक्शंस आ रहे थे ये भी मतलब ये हुआ था कि हम जो है इलेक्शंस भी बॉयकॉट करेंगे, जो अपना फॉरेन क्लोथ्स हैं, ठीक है, उनको भी बॉयकॉट कर देंगे, सारे मतलब जला देंगे, हम कुछ मतलब यूज़ नहीं करने वाले हैं। और इस वजह से जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लोथ्स का वो बहुत कम हो गया, धीरे धीरे बहुत कम हो गया। 1921 में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं, और उनको जो है उनका स्वागत इस तरीके से किया था कि उनको भी मतलब अपने पूरे ज़िंदगी में याद होगा। हर जगह पे हड़ताल चालू था जब वो पूरे हमारे देश में आए थे, पूरे देश में मतलब हड़ताल चालू था, सारे दुकानें बंद थे, रोड पे एक भी इंसान नहीं, मतलब पूरे तरीके से पूरा देश बंद कर दिया था। अब ये मूवमेंट जो है हर जगह से हर जगह तक फैला, जैसे आसाम के प्लांटर्स से जो बंगाल के रेल वर्कर्स थे वहाँ तक, उसके बाद आपका तो मतलब हर जगह पे पूरे इंडिया में ये जो है ये हो गया था। और इस मूवमेंट को कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस से कुछ सप्रेसिव मेजर्स लिए, दबाने के लिए कुछ वापस से जो है सप्रेसिव मेजर्स लिए। और फरवरी 1922 को क्या होता है, जो पुलिस है वापस क्या करती है, वो जो जलियांवाला बाग मैसेकर देखा था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, वो काम वापस करती है। पुलिस ओपन फायर करना चालू कर देती है एक पीसफुल प्रोसेशन पे, और वो कहाँ पे रहता है आपका चौरी चौरा में। अब वहाँ पे क्या होता है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल शांति से अपना जा रहे थे, अपना जो मूवमेंट है वो कर रहे थे। उस समय जो चौरी चौरा जो आपका गोरखपुर जिले में आता है उत्तर प्रदेश के, वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने जो है ओपन फायर कर दिया उन पीसफुल प्रोसेशन पे। तो पीपल जो है, लोग इतना नाराज हो गए, लोगों को मतलब इतना गुस्सा आ गया, पूरी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, पूरा पुलिस स्टेशन जल गया। समझ में आ रहा है? एक ऑफिसर उसके साथ जल गया, उसके साथ उसके 22 जो पुलिस अधिकारी थे, ठीक है, जो 22 पुलिसमैन थे उनकी भी जान चली गई। इस इंसिडेंट की वजह से गांधी जी को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा होगा बताओ? क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस सिखाते हैं। समझ में आ रहा है? गांधी जी अहिंसा के प्रिंसिपल पे चलाना सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि हम जो है हिंसा से अपनी जीत हासिल करेंगे। इस वजह से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया। सोचो, इतना बड़ा मूवमेंट, इतने बड़े बदलाव, लेकिन एक छोटे से हादसे की वजह से जो गांधी जी के प्रिंसिपल के खिलाफ था, उनको उसके लिए क्या करना पड़ा, वो पूरा जो मूवमेंट है वो सस्पेंड करना पड़ा। अब इसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत सारे लीडर्स इनसे नाराज हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे अगले वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, वीडियो अच्छे से पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।